दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए कुछ साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। मॉडल सेट ये 1 है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2024 में जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड का अब धीरे धीरे आप लोग को सभी मॉडल सेट आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज ये पहला मॉडल सेट आप लोग को मिलेगा साइंस का, ठीक है, जिसमें आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चंस दिया गया है, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते चलते और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। एक कार 2 घंटा में एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की, सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पर, किलोमीटर होगा। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या होगी? इसकी औसत चाल क्या होगी? 100 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा, 100 किलोमीटर पर घंटा और यह 102 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आराम से बना पाइएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है बता देते हैं। औसत चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ठीक है। यहाँ पर दूरी कितना है, समय कितना है, उसको डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। दूरी कितना है? दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और समय, टाइम कितना है? 2 घंटा। 2 घंटा है। 2 से 100 को काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और नीचे में है कितना, बटा में आवर है, तो 50 किलोमीटर पर घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 3 का ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको पहले देख लीजिएगा। हम लोग न्यूटन के यहाँ पर दूसरा नियम लगाएंगे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा द्रव्यमान कितना है? 2 kg, ठीक है। त्वरण कितना हो जाएगा? 5। तो हम लोग पहले लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर ही द्रव्यमान मतलब एम क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग अगर बनाना चाहे तो कॉपी पे बना सकते हैं। और यहाँ देखिए त्वरण जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या बताना है? बल की आवश्यकता होगी। कितना बल? तो बल हम लोग बताएंगे। 2 को क्या करेंगे? 2 इंटू 5 या कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। कितना आंसर हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा धनुष की तनिज डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ही, और 7 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितना हो जाएगी? किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक अभी क्वेश्चन पूछता है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसका संवेग कितना होगा। तो ठीक है, पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए लिख लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 1
के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, भी को ये दोगुना कर दे रहा है, तो क्या होगा, इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग भी डैश कर दे रहे हैं, भी डैश को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ठीक है, वेग को दोगुना कर रहे हैं तो 2v हो जाएगा। ओके, जैसे एक्स है, एक्स को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, उसी प्रकार से यहाँ पे ये कर रहे हैं, वेग भी है और उसको दोगुना किए तो 2v हो गया। ठीक है, अब देखिए वापस से ये फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 क्या होगा, एम और भी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v1 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2v का स्क्वायर कर देंगे, 2v का स्क्वायर कर देंगे। जब 2v का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एम और 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4, और यहाँ पर v का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 × 1/2 एम भी स्क्वायर, यही था ना आपका के यही था ना, तो के की जगह पे हम लोग इसको के की जगह पे रख देंगे। ठीक है, इसको हटा कर यहाँ पर के रख देंगे, मतलब हमारे पास कितना गुना हो जाएगा, गतिज इसका जो गतिज ऊर्जा है वो कितना गुना हो जाएगा, तो 4k हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौगुनी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, इनमें से तरंग वेग, इसमें से तरंग वेग भी, तरंगदैर्ध्य लेमडा तथा आवृत्ति एन के बीच सही संबंध कौन है। तो देखिए यहाँ पर वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ए भी बराबर एन लेमडा, मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ है, और तरंगदैर्ध्य क्या है, लेमडा है। ठीक है, अब वेग बराबर वेग कितना है, वेग भी बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, आप 8 का ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, ओके समझ जाइएगा, विस्थापन है लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य कर दिया जाएगा, अगर हम इसको शून्य कर दे रहे हैं तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, यहाँ पर जब ये शून्य होगा तो बल को गुना करेंगे, 0 से 0 को किसी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 जूल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ही आपका रेलगाड़ी सही जवाब, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान जिसका अधिक रहता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, रेलगाड़ी का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, और 13 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए संवेग हम लोग किसको कहते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुणनफल, मतलब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संवेग का कुछ और भी याद रखिए, जैसे संवेग कौन सा राशि, संवेग सदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यह 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता परास क्या है, मतलब कि सुनने का क्षमता क्या है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामान्य मनुष्य कानों के लिए श्रोता परास क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता लेकिन स्टील का कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, घर्षण या इनमें से कोई नहीं। उत्प्लावन में क्या होता है? द्रव, उस चीज़ को द्रव द्वारा जो फोर्स लगता है उसको उत्प्लावन बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती कौन होती है? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती कौन होती है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्व का एक उदाहरण है, कौन सा? वायु, पानी, नमक, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तत्व का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मोल बराबर होता है कितना होता है? एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण, 6.022 इंटू 10⁻22 कण, 6.022 इंटू 10⁻21 कण या 6.022 इंटू 10⁻20 कण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 कण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? पहला कक्ष के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। ठीक है, तो पहला कक्ष में हम लोग अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरा कक्ष में अधिकतम 18 रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रखते हैं ना। तब यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 8 ये तो नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो इतना होता ही नहीं, 2 6। ठीक है, 2 6 ये हो सकता है। अभी आगे भी देख लेते हैं, 2 8 6 ये भी ज़्यादा है, इसको भी हटा देते हैं। 6 ये दोनों 8 है और परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिएगा पहला कक्ष में हम लोग अधिकतम 2 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना रख दिया? 6 रख दिया, मतलब ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 6। पहला कक्ष में 2 रख सकते हैं, दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतीक 12 सी से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला जो रहेगा वो द्रव्यमान संख्या रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा? परमाणु संख्या रहेगा। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ प्रतीक 12C6 में 6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो कार्बन के यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, मतलब 12 आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है, परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब परमाणु में न्यूट्रॉन का संख्या आप लोग से पूछे, तो क्या कीजिएगा? परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा, परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान क्या है? Z है, परमाणु क्रमांक क्या है? A है, तो A क्या करेंगे हम लोग? Z से A को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो Z - A, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें किसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस में होती है। ठीक है, तभी तो अगर सेंट मान लीजिए इत्र यानी सेंट जो हम लोग अगर शरीर पे मारते हैं तो दूर दूर तक फैल जाता है। ठीक, मतलब उसके जो कण है उसमें ऊर्जा करने का क्षमता जो है बहुत अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 173 केल्विन,
83 केल्विन, 10 केल्विन या 186 केल्विन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग केल्विन में कितना लिखते हैं? 273 केल्विन लिखते हैं, 273 केल्विन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर क्या कर देंगे, इधर में 10 प्लस हुआ है, मतलब इधर में हम लोग 10 प्लस कर देंगे। 273 में 10 प्लस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 273 में 10 प्लस कीजिएगा 283 केल्विन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु, निम्नलिखित में कौन मिश्रण पूछा है? मिश्रण कौन है इसमें से? बताइए फटाफट से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु, तो मिश्रण कौन हो जाएगा? वायु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस मिला हुआ है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चांदी तो केवल चांदी है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिला हुआ है, जल में H2O है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है जो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी कक्ष, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे बाहरी कक्ष, तो वो इसका संयोजकता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl माइनस, क्लोरीन का पहले बताइए परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? 17 होता है, ठीक है, 17 होता है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 2, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें संयोजकता पूछा है, मतलब आखिरी में कितना होना चाहिए? आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो है उसको अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर माइनस ऊपर में लगा दिया ना, मतलब एक ये किसी से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया है, मतलब यहाँ पर क्या है? 2, 8, 8 है, तो इसका आखिरी में कितना है? 8 है, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास में आप लोग आ सकते हैं। लाइव क्लास आप लोग का 6:30 शाम में 6:30 6:30 में रहता है, आप लोग आकर कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें चार्जेस नहीं है, आप लोग क्विज भी कर सकते हैं साथ में। चलिए, रदरफोर्ड को अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। H2O का पहले द्रव्यमान बताइए। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 1 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो परमाणु परमाणु द्रव्यमान बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 होगा, 1 को 2 से गुना कीजिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.5 से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है, 18 को कीजिए, ये पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 5 से इसको काट दीजिए, 2, जस्ट 1 सेकेंड, गुना करना है यहाँ पर 18 को हम लोग क्या करेंगे? 0.5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10 जाएगा, इसको काटेंगे, 2 नीचे गया, इसको काटिए, 9 आ जाएगा। 9 ग्राम में आपका आंसर हो जाएगा। 28 को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 9 ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन सी सूती सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु, इसमें विलयन कौन है? समुद्री जल भी है, वायु भी है, मतलब ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का किरण पुंज है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या, ठीक है। तो 18 + 17 कर दीजिए, 18 + 17 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। यहाँ देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सोडियम का परमाणु संख्या आप लोग बताइए। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, अब सोडियम का परमाणु संख्या जब 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। पहला में हम लोग अधिकतम 2 रख सकते हैं, दूसरा में हम लोग 8 रख सकते हैं और तीसरा में जितना बचा हुआ है वो सब तीसरा में दे दिए, मतलब तीसरा में अधिकतम 18 रख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 8 ये 10 हो रहा है, ये तो नहीं होगा। 2 8 1 ये 11 हो रहा है, लेकिन इसका पहला में 2 है, दूसरा में हम लोग अधिकतम 8 रख सकते हैं, लेकिन ये 1 रखा है जो कि गलत हो जाएगा। ये पहला ही में 8 रख दिया, पहला में हम लोग अधिकतम 2 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 8 1। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 28 नहीं 33 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 8 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा क्या है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है? मतलब 18 है। ठीक है, और 1 मोल में कितना होगा? उसमें होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1.8 मतलब यहाँ से एक 10 निकल गया, यहाँ से एक 10 निकल कर इधर आ गया, मतलब इसको 22 बना दिया, इसको कितना कर दिया? 22 कर दिया। 6.022 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है। आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला कौन कहलाता है? लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस है। ये सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में, फ्लोएम में, वसील ऊतकों में, पेशियों में। कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक क्या हो जाएगा? मक्खी, मच्छर, विषाणु, परजीवी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मलेरिया का रोग वाहक हो जाता है मच्छर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या ब्रह्म मंडल में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या हो जाएगा? पोषण संबंधी, गति संबंधित, वृद्धि संबंधित, श्वसन संबंधित। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर हो जाएगा पोषण संबंधित संबंधी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 42 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 43 देखिएगा, 43 नंबर। मेढक है। मेढक क्या है? उभयचर है, सरीसृप है, क्रीम है या ऑर्थ्रोपोड है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? मेढक जो है उभयचर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है। एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक विश्वव्यापी बीमारी कौन हो जाएगा? बुखार, हैजा, सिर दर्द, एड्स। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? एक विश्वव्यापी बीमारी हो जाएगा एड्स, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक संक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग इसमें से क्या हो जाएगा? हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक संक्रामक रोग हो जाएगा हैजा, ऑप्शन डी आपका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओजोन है, ओजोन क्या हो जाएगा, ओजोन है, द्रव है, वाष्प है, ठोस है, गैस है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन जो है क्या है, गैस है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईडीबी, ईडीबी क्या है, ईडीबी क्या है, ईडीबी एक धूमक है, ईडीबी एक क्या है, धूमक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, वार्षिक वलय बनते हैं, 500 विभोज्योतक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, 500 विभोज्योतक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है, मतलब प्रतिशतता है, मतलब कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, ये आप लोग 8 क्लास में भी किए थे, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को 8 क्लास में करवाए थे, तो आप लोग को याद है या नहीं। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, आप लोग 8 क्लास से अगर अच्छा से पढ़े हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हुए हैं, ये 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।